Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of environment, ecology and biodiversity, we will discuss about भूमिगत जल प्रदूषण का प्रभाव और तेल रिसाव. Now, before wasting our time, we will start our lecture. जल प्रदूषण नियंत्रण. UN महासागर सम्मेलन 2020. संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 जून से 6 जून 2020 तक पुर्तगाल के लिस्बन में महासागर सम्मेलन 2020 आयोजित करने का निर्णय लिया। ये सम्मेलन लक्ष्य 14 को लागू करने के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित महासागर कार्रवाई, स्केलिंग अप, भागीदारी और समाधान के विषय के साथ आयोजित किया जाना था। सतत विकास लक्ष्य 14 ये जलीय जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके अंतर्गत देशों का संकल्प है कि महासागरों और उन पर निर्भर जीवन के संरक्षण की वास्तविक वैश्विक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एकजुट होंगे। 2020 तक समुद्री पारिस्थितिकी का संवहनी प्रबंधन हासिल कर लेंगे और उसके बाद के 5 वर्ष में हर तरह के समुद्री प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाएंगे। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भागीदारी, मछली पकड़ने और निकालने का विनियमन और जलीय जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अनुसंधान और ज्ञान को बढ़ावा देना जरूरी है। वैश्विक स्वच्छ समुद्र अभियान. यह अभियान UNEP के द्वारा सरकारों, नागरिकों और सिविल सोसाइटी के सहयोग से आरंभ किया गया। इसका आरंभ 2017 में किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना और समुद्री प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा कर तटीय पर्यावरण को साफ रखना है। ये अभियान समुद्री कूड़े के मुद्दे के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन में अंतर को संबोधित करने वाले उपायों को लागू करने का लक्ष्य रखता है। गंगा एक्शन प्लान. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। GAP1 सन 1986 से 1993 तक चला। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। गंगा कार्य योजना का विलय NRCP के साथ कर दिया गया। इस योजना के तहत नदियों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाता है। इन प्रयासों में नगरों के सीवेज को सीधे नदियों में डालने से रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, रिवर फ्रंट का विकास, विद्युत सौदागृह का निर्माण, लकड़ी के सौदागृहों में सुधार आदि शामिल है। योजना का लक्ष्य नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण. इसकी स्थापना फरवरी 20, 2009 के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। गंगा नदी के संरक्षण और प्रभावशाली प्रदूषण निवारण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर क्षेत्रीय संबद्धताओं को बढ़ावा देना और जल गुणवत्ता और पर्यावरणीय दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ गंगा नदी में पर्यावरणीय बहाव को बनाए रखने हेतु कार्य करना। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी को उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित और वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। जल अधिनियम के प्रावधान नदियों, अंतःस्थलीय जल, भूजल और समुद्री या ज्वारीय जल पर लागू होते हैं। इस अधिनियम में नदियों, कुओं और नालों या भूमि पर राज्य बोर्डों द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित पदार्थों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध है। जल उपकर अधिनियम
कुछ औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकर लगाने के लिए 1977 में अधिनियमित किया गया था। ये उपकर जल अधिनियम 1974 के तहत जल प्रदूषण के नियंत्रण और हस्तक्षेप के लिए गठित केंद्रीय बोर्ड के संसाधनों और राज्य सरकार के विकास की दृष्टि से इकट्ठा किया जाता है। इस अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2003 में संशोधन किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया। नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 19-20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी है और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम जैसे कि नदी की ऊपरी सतह की सफाई, बहते हुए ठोस कचरे का निस्तारण, मैले पदार्थ और शौचालय के निर्माण, शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, सौदागृह का नवीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण ताकि अजले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके, लोगों और नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी। अमोनिया प्रदूषण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को के संयंत्र में रिसाव हुआ था, जिसके कारण पर्यावरण में अमोनिया की अधिकता से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में योगदान देने वाले नाइट्रोकरण और विनाइट्रीकरण में वृद्धि होती है, जो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में योगदान देता है। अमोनिया जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। ये नाइट्रोजन के ऑक्सीजन रूप को परिवर्तित कर देती है, जिससे जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बढ़ जाती है। यदि जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो तो यह जल मछलियों के लिए विषाक्त और मनुष्यों के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में अमोनिया की स्वीकृत अधिकतम सीमा 0.5 ppm है। इसके विपरीत यमुना नदी में इसकी मात्रा 18 ppm के आसपास पाई जाती है। जल में यदि अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो तो ये जल मछलियों के लिए विषाक्त हो सकती है। अमोनिया एक रंगहीन गैस है और इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रंजक और अन्य उत्पादों के उत्पादन में औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NH3 है। यह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनती है। द्रव अवस्था में इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ये तीक्ष्ण गंध युक्त एक अकार्बनिक यौगिक है। अमोनिया प्राकृतिक रूप से वातावरण में जैविक अपशिष्ट पदार्थ के विघटन से निर्मित होती है। यह हवा की तुलना में काफ़ी हल्की होती है। नाइट्रोजन प्रदूषण कोलंबो घोषणा पत्र, इसे अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली और UNEP के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। इस घोषणा पत्र को वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का तकनीकी सहयोग भी प्राप्त है। इस घोषणा का उद्देश्य वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को आधा करना है। घोषणा पत्र में सभी देशों ने नाइट्रोजन चक्रण का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति, कार्यान्वयन, विनियमन और वैज्ञानिक पहलुओं को शामिल करने का आग्रह किया गया। इसके अलावा नागरिकों से प्राकृतिक नाइट्रोजन चक्र को समझने और मानव पर इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए संवेदनशील होने की अपील की गई है। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण, भारत में कृषि नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। कृषि के अंतर्गत अनाज सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रदूषण फैलाते हैं। उर्वरकों के छिड़काव से चावल और गेहूं पर हाले गए नाइट्रोजन का केवल 33% पौधों द्वारा नाइट्रेट्स NO3 के रूप में लिया जाता है। शेष 67% मिट्टी में तथा आसपास के वातावरण में फैल जाता है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नाइट्रोजन दूषित पेयजल कैंसर और स्थानिक गोइटर का कारण बन सकता है। नाइट्रोजन यौगिकों के अधिशेष के कारण मिट्टी का अम्लीकरण हो सकता है। अम्लीकरण के परिणाम स्वरूप शरीर के pH के मान में कमी आने, पोषक तत्वों के विकार और पौधों में विषाक्त
फतह की स्थिति आ सकती है। यह प्राकृतिक मिट्टी के अपघटन को भी प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को वर्ष 2003 में पर्यावरण की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति और इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम द्वारा आरंभ किया गया था और यह हर 3 साल में इसका एक सम्मेलन आयोजित होता है। खाद्य और ऊर्जा उत्पादन के दौरान मानव स्वास्थ्य पर नाइट्रोजन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना और टिकाऊ खाद्य उत्पादन में नाइट्रोजन की फ़ायदेमंद भूमिका को अनुकूलित करना। नाइट्रोजन प्रदूषण। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है और समानतः इसे अक्रिय गैस माना जाता है, लेकिन जब यह कृषि, सीवेज और जैविक कचरे से यौगिक के रूप में विमुक्त होता है तो इसे प्रतिक्रियाशील माना जाता है और ये प्रदूषणकारी होने के साथ साथ शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डाल सकता है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक द्वारा सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। साथ ही पशुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ गोबर मूत्र द्वारा भी नाइट्रोजन उत्सर्जन होता है। 29 जनवरी 2018 को साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जुगाली करने वाले पशुओं का मूत्र नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है, जो कि वैश्विक तापमान में योगदान कर रहा है। भारतीय नाइट्रोजन आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में नाइट्रोजन उत्सर्जन 1991 से 2001 तक 52% और 2001 से 2011 तक 69% बढ़ा है। कोयला, डीजल और अन्य ईंधन दहन स्रोतों से वार्षिक नाइट्रोजन उत्सर्जन प्रति वर्ष 6.5% की दर से बढ़ रहा है। कृषि मृदा ने 2010 में भारत में 70% नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान किया। इसके बाद अपशिष्ट जल 12% और आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियां 6% ने योगदान किया है। रासायनिक उर्वरक। भारत के सभी कृषि N2 उत्सर्जन में 77% से अधिक योगदान करते हैं। अधिकांश उर्वरकों की खपत 70% से अधिक अनाज के उत्पादन में होती है, विशेष रूप से चावल और गेहूं में, जो भारत से N2O उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करते हैं। 80% अमोनिया के उत्पादन में मवेशियों को योगदान है। हालांकि स्थिर जनसंख्या के कारण इसकी वार्षिक वृद्धि 1% है। भारत वैश्विक स्तर पर अमोनिया उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, जो लगभग NOx उत्सर्जन का 2 गुना है। अमोनिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें वायु प्रदूषण में योगदान करती है और श्वसन और हृदय संबंधी रोगों को बढ़ाती है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा उर्वरक में पाए जाने वाला यौगिक नाइट्रेट अक्सर कृषि में पीने के पानी को दूषित करता है, जिससे शिशु ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग के शिकार हो जाते हैं। जलाशय में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लाव की शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। इसके कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियाँ और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अत्यंत विषैले होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत क्षरण में योगदान करती है। आज का चैप्टर यहीं तक। अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा नाइट्रोजनीकरण, EPCA, प्लास्टिक प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण परियोजना और बाघ गणना तकनीक, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, गिद्ध संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण, कछुआ संरक्षण और गैंडा परियोजना 1987। कॉम्ट एरिया पर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर कॉम्ट एरिया पर नित्य निरंतर आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक इस लेक्चर्स को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्ट एरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्ट एरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्ट एरिया, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्ट एरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव।